बीए पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के टॉपिक सोसाइटी या समाज पर अध्ययन करेंगे। सोसाइटी या समाज सामान्य बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज या विद्यार्थी समाज, महिला समाज, श्रमिक समाज, औद्योगिक समाज आदि आदि। ये समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। उदाहरण के रूप में जैसे राजनीति शास्त्र समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है और राजनीति की बात करता है। मानव शास्त्री आदिम समुदायों का अध्ययन करता है और आदिम समुदायों को ही समाज मानता है। जो अर्थशास्त्री है वो आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग समाज वैज्ञानिक है उन्होंने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। अब हम ये जानेंगे कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या होगा। जो समाजशास्त्र है उस समाज को किस प्रकार से परिभाषित करता है। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ पर व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा गया है, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था निर्मित होती है उस व्यवस्था को समाज कहा जाता है। समाज के संबंध में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वान जैसे मैकावेर और पेज, इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है और इस परिवर्तित होने रहने वाली जटिल व्यवस्था को मैकावेर और पेज ने समाज माना है। पार्सन्स के अनुसार जो समाज है तो इन्होंने समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक हो। पार्सन्स की इस परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहा जाता है। ऐसी क्रिया का जो परिणाम होता है उस परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संबंध को ही सामाजिक संबंध और इन सामाजिक या मानवीय संबंधों से बनने वाली जो एक जटिल व्यवस्था है उस जटिल व्यवस्था को समाज कहा गया है पार्सन्स के अनुसार। गिडिंग्स के अनुसार गिडिंग्स समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, ऐसा कहते हैं गिडिंग्स। और इसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध रहते हैं। इस परिभाषा में समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना गया है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जो सहयोगी संबंध व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, ये सहयोगी संबंध समाज के लिए आवश्यक माने गए हैं, ऐसा गिडिंग्स कहते हैं। रूटर ने समाज को एक अमूर्त धारणा माना है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले
पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। रूटर की अनुसार या रूटर की परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना गया है, जो कि अमूर्त है, अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता। व्यक्तियों के बीच पनपने वाले जो संबंध हैं उन संपूर्ण संबंध जो अमूर्त हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, उन संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना है रूटर ने। अब मैकाइवर और पेज के अनुसार जो समाज की अवधारणा है, इस अवधारणा के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की और अनेक समूहों विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। और इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल तो कहा है, लेकिन साथ ही उन आधारों और महत्वपूर्ण तत्वों का भी उल्लेख किया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ले लेते हैं। एक सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं। तो मैकाइवर पेज के इन विचारों के आधार पर समाज के कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं जिन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इन आधारों में से कुछ प्रमुख आधार हैं, जैसे रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह विभाग, मानव व्यवहार का नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि। रीतियाँ समाज में व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, पहनावा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियाँ। और ये रीतियाँ जो हैं, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती हैं। अर्थात जैसे जैसे सामाजिकरण होता है, वैसे वैसे ये जो रीतियाँ हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। कार्य प्रणालियाँ, इनके माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न विशेषताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे विवाह, हिंदुओं की विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली दूसरे धर्म के लोगों के विवाह संबंधी कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। अधिकार, समाज में अनेक संगठन, समूह, समिति आदि होते हैं और इनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति को बनाए रखना संभव नहीं होता। तो परिवार में यह अधिकार या शक्ति जो मुखिया होता है उसके पास होती है, और गांव के मुखिया के पास होती हैं, या जो वहाँ का जिसको कहते हैं, जैसे कहना चाहिए पटेल, प्रधान आदि आदि कुछ संज्ञाएं इनको दी जा सकती हैं, तो इनके पास होती है। और राज्य में ये है राजा के पास केंद्रित होती है। स्कूल, कॉलेज, आर्थिक कुछ संगठन, कुछ धार्मिक संगठन, इनमें किसी न किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार या सत्ता हमेशा मौजूद रही है। वर्तमान समय में जटिल समाजों में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका या न्यायपालिका में केंद्रित है, जो व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जो है मैकाइवर पेज के समाज के जो तत्व हैं या समाज के कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं मैकाइवर पेज के अनुसार, उनमें से जो नेक्स्ट आधार है वो है पारस्परिक सहायता। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा या पारस्परिक सहायता की मात्रा जितनी अधिक होती है, वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर बढ़ता है। समूह और विभाग, पारिवारिक जो परिवार होता है और क्रीड़ा समूह, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय और जो
कुछ संगठन होते हैं, जैसे आर्थिक संगठन होते हैं, राजनीतिक और धार्मिक संगठन होते हैं, स्कूल और कॉलेजेस आदि अनेक जो हैं उनको समूह या विभाग ही कहते हैं, जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह और विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे, समाज भी उतना ही अधिक प्रगतिशील होगा। नेक्स्ट, मानव व्यवहार पर नियंत्रण। मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना जरूरी है। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। सामाजिक नियंत्रण के जो औपचारिक साधन हैं उनमें से हैं जैसे कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, और अनौपचारिक साधन हैं रूढ़ियाँ, प्रथाएं, संस्थाएं, जनरीतियाँ, धर्म आदि। इन सभी साधनों से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया जाता है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करने से है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है और उसकी विवेक और चिंतन शक्ति को कम करता है। इसलिए जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के विकास और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मैकॉयर और पेज ने समाज के जो ये आवश्यक तत्व या आवश्यक आधार बताए हैं, और इन्होंने समाज को एक सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था माना है, और साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि ये सभी सामाजिक संबंध आपस में गुथे हुए हैं, अर्थात समाज है जो सामाजिक संबंधों का एक जाल है, और सामाजिक संबंधों के जाल से जो बनी हुई ये व्यवस्था है ये निरंतर बदलती रहती है। इसमें हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैकॉयर और जो पेज के विचार हैं, इन विचारों से ये स्पष्ट है कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके कुछ आधार हैं, जैसे अभी हमने इन आधारों पर चर्चा करी है। लेकिन समाज के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना भी आवश्यक है। व्यक्तियों की अधिकता, दूसरा सामाजिक संबंध, और तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया। व्यक्तियों की अधिकता समाज के लिए प्रथम आवश्यकता है, और इसके अंतर्गत समाज में काफ़ी मात्रा में व्यक्तियों का होना आवश्यक है ताकि सामाजिक संबंध बन सके। सामाजिक संबंध समाज का एक प्रमुख आधार है। व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के संगठित रूप को ही हम समाज कहते हैं, और इन संबंधों के अभाव में व्यक्तियों की किसी भीड़ या कि झुंड को समाज नहीं कह सकते। सामाजिक अंतःक्रिया, केवल व्यक्तियों के होने और उनमें सामाजिक संबंधों के पनपने मात्र से ही समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ उन व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है, उसके बाद ही समाज बनता है। अर्थात व्यक्तियों के होने और उनमें सामाजिक संबंध बनने मात्र से ही समाज का निर्माण नहीं होता। समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है और उनमें सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है, और उन सभी व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। इसके बाद ही एक समाज का निर्माण होता है। इसका अर्थ ये है कि उन्हें न केवल एक दूसरे की जानकारी होनी चाहिए, न केवल उनमें पारस्परिक जागरूकता ही होनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं और उनमें अंतःक्रिया होती है, तो उस अंतःक्रिया के बाद वो एक दूसरे से प्रभावित होने चाहिए, तभी एक पूर्ण रूप से समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से समाज के ऊपर मैकॉयर और पेज के ये विचार हैं, और इन्होंने समाज को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। इस प्रकार हमने
जाना समाज शास्त्र में समाज का अर्थ, कि किस प्रकार से समाज शास्त्र समाज को परिभाषित करता है। अब है समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं। समाज और उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं को जानना जरूरी है। समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जानने के बाद ही हम समाज और उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे पारस्परिक जागरूकता, समाज अमूर्त है, समाज में समानता और असमानता पाई जाती है, समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है, समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित होता है, समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था होती है, और समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता। तो ये कुछ समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को हम थोड़ा डिटेल से देख लें। जैसे पारस्परिक जागरूकता, ये एक समाज की विशेषता है। पारस्परिक जागरूकता का अगर अभाव है तो उसके अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते और न ही समाज बन सकता है। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती और अंतःक्रिया भी नहीं हो सकती। इस जागरूकता के अभाव में वे न तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे और न ही प्रभावित करेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी, और जब अंतःक्रिया नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार से ये एक पारस्परिक जागरूकता समाज की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट समाज की विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उसमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात समाज में जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनके बीच सामाजिक संबंध पाए जाते हैं और सामाजिक संबंधों के इस जाल को समाज कहते हैं। और ये सामाजिक संबंध जो व्यक्तियों के बीच पाए जाते हैं अमूर्त हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते। कि व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध हैं कि उनमें वो इस एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है उसे हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये समाज क्या है, अमूर्त है। न तो इसे देखा जा सकता और न ही छुआ जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज क्या है, अमूर्त है। यह अमूर्त सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इस प्रकार से समाज अमूर्त है। समाज में नेक्स्ट विशेषता है समाज की, समाज में समानता और असमानता पाई जाती है। समाज में दोनों ही देखने को मिलती है, समानता भी और असमानता भी। ये दोनों ही समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी ऐसे समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते जिसमें पूर्ण रूप से समानता हो या पूर्ण रूप से असमानता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों ही बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष, ये है नेक्स्ट समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं में से एक, समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में दो प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती है। पहली वे शक्तियां जो मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधती हैं, और दूसरी वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती हैं, अर्थात उनमें फूट डालती हैं। सहयोग प्रथम और संघर्ष दूसरे के अंतर्गत आता है। ये दोनों तत्व या विशेषताएं समाज के लिए अत्यंत आवश्यक विशेषताएं हैं, सहयोग और संघर्ष। नेक्स्ट समाज की विशेषताओं में है समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित है, सोसाइटी बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस। मनुष्य को अपनी प्राणी शास्त्रीय, शारीरिक, आर्थिक या राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना और उन पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात अन्योन्याश्रिता पर आधारित
होना पड़ता है। आदिम से आदिम और छोटे एवं सरल से सरल समाज में भी व्यक्तियों को अपनी विभिन्न प्रकार के शारीरिक संतुष्टि, शिकार, जीवन रक्षा के लिए और दूसरी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उस सब के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आधुनिक जटिल समाजों में तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्यों और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और ज़्यादा बढ़ गई है। समाज के प्रारंभिक रूप अर्थात परिवार में विभिन्न सदस्यों के बीच आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पारस्परिक निर्भरता हम देख सकते हैं। आज जीवन के सभी क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण मनुष्य का अपने में अपूर्ण होना या उसकी शक्ति का सीमित होना है। यह स्वयं केवल अपने तक ही सीमित रहकर अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कौन? मनुष्य। क्योंकि समाज में मनुष्य रहते हैं और मनुष्य जो हैं वो स्वयं अपने तक सीमित रहकर अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए समाज क्या है? अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। नेक्स्ट समाज की विशेषता है समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। सामाजिक परिवर्तन हम जानते हैं कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्तियों की परिस्थितियां और भूमिकाएं बदलती रहती हैं। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समय समय के साथ बदलाव आता रहता है। इन सब के परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वह 1 साल, 2 साल या 500 1000 साल बाद में होगा। तो समाज क्या है? सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। एक ही व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है और संबंधों के आधार पर ही उसकी परिस्थिति और भूमिका निर्धारित होती है। इस प्रकार से समाज एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से बनी हुई है। समाज की नेक्स्ट विशेषता है समाज मनुष्यों तक की सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्यों तक के सीमित नहीं होकर ये कहना चाहिए कि दूसरे जो हैं जैसे पशु इनमें भी पाए जाते हैं। तो मैकॉयर और पेज ने कहा है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। इसका जो तात्पर्य वो ये है कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। जैसे जो दूसरे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि चींटी और मधुमक्खियों के भी समाज होते हैं। इनमें एवं अनेक अन्य पशु पक्षियों में सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इतना अवश्य है कि जीवन के निम्नतम स्तर वाले जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम या कहना चाहिए कि न के बराबर होती है और सामाजिक संपर्क बहुत ही कम समय के लिए कहना चाहिए कि अल्पकालीन होता है। यहाँ सामाजिक या पारस्परिक जागरूकता का अभाव है तो वहाँ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ इसका बिल्कुल ही अभाव है वहाँ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उच्च स्तर के पशु जैसे जो हाथी है, गाय है या वानर वगैरह हैं, इनके निश्चित समाज होते हैं। इनके जीवन में पारस्परिक और सहयोग के तत्व पाए जाते हैं। तो अपनी प्रकृति या स्वभाव संबंधी आवश्यकताओं, जीवन रक्षा और अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने की इच्छा के कारण पशु पक्षियों में समाज की उत्पत्ति और विकास होता है। लेकिन समाज शास्त्र के अंतर्गत ये ध्यान रखने की योग्य बात है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम पशु समाज का अध्ययन नहीं करके केवल और केवल मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी का ही अध्ययन करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे समाज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, ये तो हम जानते हैं कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को हम उस समय तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि उसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए हमें समाज को समझने के लिए समाज के प्रकारों के बारे में जानना आवश्यक है कि कौन कौन से समाज के प्रकार
होते हैं। तो कुछ समाज के जो प्रकार हैं उनका हम यहाँ डिस्कस करेंगे उन पर। उनमें से पहला प्रकार है ट्रेडिशनल एंड ओपन सोसाइटी, परंपरागत और मुक्त समाज। परंपरागत समाज साधारणतः परंपरागत समाज में परंपराओं और प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। ऐसे समाज में विज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। परंपरागत समाज में विज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर और कहीं कहीं जन्म के आधार पर होता है। व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने या सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि आदि का विशेष महत्व होता है। और श्रम विभाजन व विशेषीकरण भी नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे समाज में भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो निम्न स्थिति होती है। मुक्त समाज रूढ़िवादी समाज नहीं होकर प्रगतिशील और अधिक परिवर्तनशील समाज होता है। ऐसे समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार जन्म, प्रथा, परंपरा आदि नहीं होकर व्यक्तिक योग्यता या व्यक्ति के गुण होते हैं। यहाँ जाति व्यवस्था के बजाय वर्ग व्यवस्था का महत्व पाया जाता है। तो ऐसे समाज में जन्म, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण नहीं होकर शिक्षा, धन संपत्ति, गुण, योग्यता, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। ऐसे समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन जैसे कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि का अनौपचारिक साधनों जैसे प्रथा, रूढ़ि, धर्म, नैतिकता की तुलना में अधिक महत्व पाया जाता है। मुक्त समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों के बजाय सामाजिक नियंत्रण के जो औपचारिक साधन हैं उनका जो महत्व है वो अनौपचारिक साधनों के बजाय अधिक पाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मुक्त समाज में सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, औपचारिक साधन जैसे कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि का अधिक महत्व पाया जाता है और अनौपचारिक साधनों जैसे प्रथा, रूढ़ि, धर्म इसका महत्व बहुत ही न्यून या गौण होता है। आदिम समाज और सभ्य समाज के हम प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से अभी हमने चर्चा की है परंपरागत और मुक्त समाज। तो परंपरागत समाज को हमने डिस्कस किया, मुक्त समाज को डिस्कस किया और अब हम जानेंगे आदिम समाज और सभ्य समाज। आदिम समाज का अर्थ इवान प्रचार्ड है, इन्होंने स्पष्ट किया। तो इन्होंने लिखा कि मानव शास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, सरल प्रकार की टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी होती है और इनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण कम पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की परिभाषा में कुछ एक दूसरी विशेषताओं को भी जोड़ दिया, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला आदि। आदिम समाज के अंतर्गत प्रमुखतः वे जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या घने जंगली जो प्रदेश हैं उनमें निवास करते हैं और जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे समाजों को सरल समाज, सिंपल सोसाइटी भी कहा जाता है। भारत में अनेक जनजातियां हैं जैसे टोडा और खस, कमार आदि, ये जो हैं आदिम समाज के उदाहरण हैं।
आदिम समाज के बाद हम समझेंगे सभ्य समाज। सभ्य समाज ये वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी अर्थात प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है और इनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। किसकी ये चर्चा कर रहे हैं? सभ्य समाज की। सभ्य समाज, इसमें साहित्य, कला और विज्ञान का विशेष महत्व होता है। सभ्य समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार और विकसित प्रकार का राजनीतिक संगठन देखने को मिलता है। सभ्य समाज में द्वितीयक संबंधों और समूह की कहना चाहिए कि प्रधानता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। ऐसे समाज को जटिल समाज भी कहा जाता है। परिवार, नातेदारी, धर्म, परंपरा, रूढ़ि का ऐसे समाज में सापेक्ष दृष्टि से कम महत्व पाया जाता है। ऐसे समाज में सामाजिक विभेदीकरण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है सभ्य समाज में। तो वर्तमान भारत का समाज और पाश्चात्य समाज सभ्य समाज के ही उदाहरण है कि जो हम वर्तमान में जो हमारे कंट्री में, इंडिया में जो समाज देख रहे हैं, इसे हम सभ्य समाज कह सकते हैं। नेक्स्ट जो समाज के प्रकार है उनमें है सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज का अर्थ हम उस समाज से लगाते हैं जिसकी संरचना तथा प्रकार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिस समाज की संरचना और प्रकार्य सरल होते हैं। आदिम जनजातीय समाज सरल समाज के उदाहरण होते हैं। जो आदिम जनजातीय समाज हैं उन्हें हम सरल समाज कहते हैं। जटिल समाज ये वो समाज हैं जिनकी संरचना और प्रकार्य जटिल हैं या जटिलता लिए हुए होते हैं। जैसे आधुनिक सभ्य समाज जटिल समाज के उदाहरण हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने समाज को किन किन प्रकारों में बांटा है। तो कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था को एक निर्णायक संस्था मानकर अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो प्रसिद्ध है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि व्यापक रूप से हम एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी तथा आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाएं मान सकते हैं। ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने बात करी है एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी तथा आधुनिक उत्पादन के तरीकों को, और ये जो हैं ये समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में इनको कई अवस्थाएं या युग मान सकते हैं। आदिम समाज, ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है। जो आदिम समाज है, इस आदिम समाज में उत्पादन के जो साधन हैं उन पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार होता है। उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की होती है। लोग तीर, कमान, पत्थर के औजारों की सहायता से थोड़ा बहुत उत्पादन और पशुओं का शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और संयुक्त श्रम के आधार पर जो कुछ उत्पादन होता है उसे सब लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसे समाज में ना तो वर्गभेद और ना ही शोषण पाया जाता है। ये होता है आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी। एशियाई समाज, एशियन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज का एक उदाहरण माना है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो भारत है वो एशियाई समाज का एक उदाहरण है, एशियन सोसाइटी। इन्होंने एशियाई समाज की परिभाषा देते हुए कहा था कि यह एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भारत है वो एशियाई समाज का उदाहरण है, और ये जो एशियाई समाज है एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है। साथ ही
जिसमें केंद्रित राज्य और नौकरशाही है, जिसकी शक्ति जल पूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। ऐसे समाजों में कृषि उत्पादन छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है और राज्य तथा नौकरशाही जल पूर्ति से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज को स्पष्ट किया है। प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी ऐसे समाज की प्रमुख विशेषता परंपराओं का विशेष बोलबाला इसके अंतर्गत होता है। अर्थात प्राचीन समाज में विशेष रूप से परंपराएं पाई जाती हैं। व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण परंपराओं के द्वारा ही होता है। ऐसे समाजों में उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती। लोग पशुपालन और खेती का कार्य साधारणतः कम विकसित औजारों की सहायता से करते हैं। ऐसे समाज में निजी संपत्ति की धारणा के होने से संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि आर्थिक आधार पर बने वर्ग देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं एक वर्ग के द्वारा दूसरे का शोषण और कभी कभी वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है। प्राचीन समाज में सामंतवादी समाज। 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज और जापान सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उप प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। जो 11वीं शताब्दी थी, 11वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के जो यूरोपीय समाज हैं वो और जापान, ये सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उप प्रकार हैं। ऐसे समाजों में भूमि और उत्पादन के जो अन्य साधनों पर साधारण किसानों का अधिकार नहीं होकर कुछ सामंतों या जमींदारों का अधिकार होता है। ये लोग अर्धदास किसानों से खेती एवं उत्पादन का कार्य कराते हैं। निजी संपत्ति की विकसित धारणा के कारण इस प्रकार के समाजों में संपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता है। कौन से समाजों में? सामंतवादी समाजों में। ऐसे समाजों में सामंतों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इनमें राजनीतिक शक्ति है जो कुछ व्यक्तियों में ही सीमित होती है। इस प्रकार से ये होता है सामंतवादी समाज। फिर हम देखेंगे पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाजों में, ये पूंजीवादी समाजों की स्थापना में मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े उद्योग धंधों का विशेष योगदान होता है। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन के साधनों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो गया और उत्पादन कार्य वेतनभोगी मजदूरों की सहायता से करवाया जाने लगा और पूंजीपतियों का जो मुनाफा है वो बढ़ता गया, वो अधिक से अधिक धनी होते चले गए। दूसरी ओर श्रमिक अपने श्रम को बेचकर मुश्किल से इतना ही कमा पाते थे जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रमिकों का पूंजीपतियों के द्वारा शोषण बढ़ता गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष बढ़ने लगे और पूंजीवादी समाजों में औद्योगिक क्षेत्र में साधारणतः अशांति देखी जाने लगी, जो हम आज भी देख सकते हैं। पूंजीवादी समाजों में औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें अशांति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार के समाज हैं जिनकी चर्चा हमने करी, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, तो ये 5 प्रकारों के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स ने समाज का एक अन्य प्रकार भी बताया जो है समाजवादी समाज। रूस और चीन इस प्रकार के समाज का उदाहरण है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग रूस और चीन समाजवादी प्रकार के समाज का उदाहरण है। मार्क्स ये मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के बीच छुपे हुए होते हैं। गरीब अमीर के भेद के बढ़ने और तीव्र वर्ग चेतना के होने पर वर्ग संघर्ष होगा, जिसमें पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ऐसे समाज में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर
सारे समाज का अधिकार होता है। ऐसे समाज में उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए किया जाता है। सभी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं। ऐसे समाज में धर्म, आध्यात्मिक शक्ति या ईश्वर, परमात्मा आदि का कोई स्थान नहीं होता। ये जो वर्णन किया है समाजवादी समाज का, ये कार्ल मार्क्स ने अपने समय के अनुसार वर्णन किया है और उस समय में जो परिस्थितियाँ थी और उस समय विशेष की परिस्थितियों के अनुसार जो कार्ल मार्क्स विचार करते थे, जो सोचते थे और भविष्य की तरफ जब देखते थे और अपना जो कहना चाहिए एक मस्तिष्क का जो उनका केंद्रीय बिंदु था, उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके जब वो अपने नॉलेज के हिसाब से सोचते थे तो उन्हें ये महसूस होता था कि समाजवादी समाज कभी आएगा और ऐसा होगा कि अमीर और गरीब का भेद बढ़ता जाएगा और जब एक दिन ऐसा आएगा कि जब गरीब और अमीर के बीच जब भेद अत्यधिक ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगी, तीव्र वर्ग चेतना पैदा होगी या तीव्र वर्ग चेतना जागृत होगी। अर्थात जो गरीब और अमीर का जो भेद बढ़ने से जो गरीब है उसमें वर्ग चेतना जागृत होगी और वो वर्ग संघर्ष के लिए उतारू होगा, जिसमें क्या होगा, पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा और एक वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। और ऐसे वर्गविहीन समाज में निजी संपत्ति, धन दौलत, निजी पैसे का कोई स्थान नहीं होगा और उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर पूरे समाज का अधिकार होगा। ऐसे समाज में उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए किया जाएगा और सभी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। और ऐसे समाज में धर्म, आध्यात्मिक शक्ति और परमात्मा का कोई स्थान नहीं होगा। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने समाज के प्रकारों में आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज का वर्णन किया और एक समाजवादी समाज के बारे में भी इन्होंने बताया है, जिसकी चर्चा हमने अभी विस्तारपूर्वक की है। तो आज का हमारा टॉपिक था सोसाइटी, समाज, जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन किया। समाज शास्त्र में समाज का अर्थ, समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं और समाज के प्रकार, ये सब हमने आज की क्लास में, आज की वीडियो में अध्ययन किया। और मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसे सरलता से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।